स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोबारा हम चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम और उसके जो फायदे और नुकसान है उसके संबंध में। मैंने 2 वीडियो बनाया और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन भी आए। कई तरह के क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन ऐसे आए कि उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि किस तरह के क्लैरिफिकेशन ये है तो ऐसा क्यों है, ये है तो ऐसा क्यों है। चलिए टॉपिक वाइज सिलसिलेवार बात करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए कि ये एमपी के पीए हैं या पागल मत बनाओ या ऑल दैट। ठीक है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड है, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आपके कमेंट्स ऑलवेज एक्सेप्टेबल हैं। बात करते हैं आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो बदलाव के संबंध में मैंने चर्चा की थी। आज उसके संबंध में मैंने देखा एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े यूनियन ने सेम सम सॉर्ट ऑफ वैसा ही चीज उन्होंने दे दिया है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ही उटपटांग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम अच्छा प्लान है, बुरा प्लान है, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, उसकी सारी चर्चा हम डिटेल में करते हैं। पहले चीज पे आते हैं। आप पहला क्वेश्चन हमेशा रेज हुआ है इसके बारे में कि हमारे लंपसम अमाउंट का क्या होगा। जो प्रॉब्लम्स हैं, एक लंपसम अमाउंट, एक वीआरएस और रिटायरमेंट एज। उसके बाद लोग कंफ्यूज हो रहे हैं डीए और डीआर के साथ भी, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं आपको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लमसम अमाउंट की। नॉर्मली अगर आप देखेंगे एक 10,000 रुपए के अमाउंट को ईयरली मंथली 10,000 रुपए के अमाउंट को आप जमा करते हैं एक एसआईपी में। 8% जो सबसे कम ग्रोथ रेट है, 15%, 20%, 25% यहां तक दिया जाता है, भी देगा तो भी 95 लाख रुपए तक चला जाता है उसका ग्रोथ, 95 लाख तक। अगर वो 25 साल तक उस पैसे को रखे तो पॉइंट आता है। तो अगर 15,000, 20,000 जिसका कट रहा है, मैं गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के पैसे को छोड़ करके बात कर रहा हूं, तो वो अमाउंट कितना जाएगा उसका अनुमान लगाइए। पहला चीज तो लंपसम अमाउंट जो दिया जा रहा है फर्स्ट 6 मंथ पर हर 6 महीना एक काउंट में आएगा, और ऐसे आपके टोटल सर्विस पीरियड के जितने 6 मंथ्स होंगे उसके हिसाब से 1/10 ऑफ द बेसिक प्लस डीए आपको दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज अ लंप सम अमाउंट। रियली ये बहुत कम है, आपको सच बताऊं तो रियली आपके इन्वेस्टेड किए गए पैसे से बहुत कम अमाउंट है। और इसी बात का डिस्कशन करके, इसी बात का चर्चा करके हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन जो एनएफआईआर हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दे दिया है। मैं किसी यूनियन को प्रमोट नहीं कर रहा, बस एक बात कर रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल के सभी यूनियंस इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि ये जो 1/10 आप दे रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट है। जो इन्वेस्टेड मनी है उसका विथ इंटरेस्ट भी बाहर नहीं आ रहा है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा इसका बड़ा जो प्रॉब्लम है, इसमें बदलाव होगा और होना ही चाहिए, और ये देखिएगा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बहुत कम राशि बन के आती है। अगर मेरा 95 लाख तक ग्रोथ 8% पे जाता है तो 10% होता है तो कितना होता है, 20% होगा तो आप देखिए कितना अमाउंट हो जाता है। अगर 10% का भी ग्रोथ दिखाएं, 10,000 मंथली 25 साल की सर्विस के लिए, तो ग्रोथ रेट अगर वो 10% के हिसाब से, 12% के हिसाब से, 15% के हिसाब से अमाउंट वेरिएशन बहुत आता है। तो उस हिसाब से बहुत बड़े अमाउंट के एवज में आप बहुत मिनिमम अमाउंट के बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग कंप्लीटली। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है इसका पूरी पेंशन के लिए सर्विस काल। 2 बातें इसमें है। पहला चीज, 25 साल की सर्विस के बाद ही पूरी पेंशन मिलेगी, ये रॉन्ग है। जब आप स्टेट पीसीएस, स्टेट के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कई एग्जामिनेशन में 40 का एज रखे हैं नॉर्मल क्राइटेरिया के लिए, ओपन कैटेगरी, अदर कैटेगरी के 42, 45 ऐसे रखा है आपने। मान लीजिए हम एक 40 तक लास्ट एज पकड़ते हैं तो उसका 20 साल का ही जॉब होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरी पेंशन के लिए 20 साल की पूरी सर्विस रिक्वायर्ड थी, तो यहां पे 25 साल नहीं रखना। और आप जब एग्जाम्स के लिए सर्विस एज क्राइटेरिया को 20 साल रखें तो 25 साल की पूरी सर्विस के बाद पेंशन देने का क्राइटेरिया रॉन्ग है। इससे मिनिमम सर्विस 20 साल फॉर फुल पेंशन किया जाना चाहिए। ये दूसरा बदलाव है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, 100% इसे भी किया जाना चाहिए। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक आता है इसका निकल के, लमसम अमाउंट आपका हो गया, आपका ये मैं कह रहा था कि एज क्राइटेरिया। अब आता है एक बड़ा प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी ने 20 इयर्स के एज में जॉब ज्वाइन किया और उसने कंप्लीट 25 इयर्स की सर्विस भी की,
अब उसका मन नहीं है जॉब करने का, कहीं और स्विच करने का मन है, तो उसने 25 ईयर्स की जॉब के बाद वीआरएस डाल दिया। एज हुई उसकी 45, लेकिन हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी माननीय श्री टीवी सोमनाथन जी कहते हैं कि उनको सैलरी पेंशन मिलेगा एट द एज ऑफ 60। भाई साहब, ये दोनों ब्लंडर से बड़ा ब्लंडर है। लमसम जितना बड़ा ब्लंडर है, उससे भी बड़ा ब्लंडर ये है कि वो 15 साल के गैप तक के लिए क्या करेगा, उसको नहीं करना है जॉब। तो आपको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है कि एक जॉब का पोजीशन खाली हो रहा है, एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। वीआरएस के लिए तो आपने कई बार प्रमोट किया है। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका बंदा जब रिजाइन करना चाहे, अगर वो टेन्योर के, उसे 10 साल बाद ही नहीं करना है। अगर वीआरएस के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है 15 साल बाद, तो हाफ पेंशन के लिए उसे, या प्रोपोर्शनेट पेंशन अगर जिसे आप कहते हैं कि राशि प्रोपोर्शनेट रूप में जैसा है उस हिसाब से साल के हिसाब से दिया जाए, तो उस हिसाब से अगर वो रिजाइन कर रहा है, वीआरएस की कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो रहा है, तो भाई साहब उसे प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए एलिजिबल कर दीजिए। अगर 20 इयर्स की सर्विस के बाद वो रिजाइन कर रहा है, 45 हो रहा है, तो उसे वीआरएस के बाद फुल पेंशन दिया जाए। जो पेंशन का क्राइटेरिया है उसे मिलना चाहिए। वो नहीं करना चाहता है जॉब, तो ये तो अच्छी बात है, वैकेंसी खाली हो रही है, वो 45 के बाद जो मिनिमम अमाउंट पेंशन का मिल रहा है वो लेगा। ये इन दोनों से ब्लंडर है। तो ये 3 चीज का बदलाव तो निश्चित रूप से होना चाहिए जो हो। आप पॉइंट फिर नोटिस करिए, एक लमसम अमाउंट जो बढ़ने की आवश्यकता है, वो हालांकि यूनियन ने मांग की है कि 1/10 ना होकर 1/4 होनी चाहिए, मंथली इमोल्यूमेंट्स का 1/4 होना चाहिए। एक अच्छी राशि उससे निकल के आएगी, ग्रेच्युटी था ही उसके जैसे। उसके बाद दूसरी राशि के रूप में आता है कि आपका ये 45 ईयर्स का मतलब सर्विस क्राइटेरिया, जब रिजाइन करे तभी उसे पेंशन मिले, एंड लमसम, और ये दोनों के अलावा तीसरा जो मैंने ऑप्शन बताया वो, यानी 3 पॉइंट के बदलाव की आपको बहुत आवश्यकता है। और ये बदलाव के बारे में अगर आपको मैं बताते चलूं, 25 ईयर्स की जगह 20 ईयर्स की सर्विस, लमसम अमाउंट में ग्रोथ, और जब रिजाइन करे तब से आपको पेंशन मिलना चाहिए। ये तीनों चीज 200% होना चाहिए, और ये जरूरी है। रही बात, किसी ने कमेंट में कहा कि अर्धसैनिक बलों के साथ, बहुत साहब, अर्धसैनिक बलों को तो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिया जाना चाहिए। वो सशस्त्र बल हैं, इस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। उनके ऊपर सशस्त्र बल के कानून लागू होते हैं, इसे भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। साइड अभी जो कानून, उसके तारीख को, उसके केस को थोड़ा साइड करके रखा है कि ठीक है इस पे डिसीजन किया जाएगा, उसका नहीं पता। बट वो सशस्त्र बल में आते हैं, सशस्त्र बल के कानून उन पे लागू होते हैं, सशस्त्र बल के नियम लागू होते हैं। वो तो इमीडिएट इफेक्ट से अभी से डिजर्व करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ये पहली और आखिरी बात कह रहा हूं, तो वो तो हो ही जाना चाहिए। अब आते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन पूरे देश में लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन, 1 कंट्री 1 नेशन 1 इलेक्शन, जरूर। ओपीएस कौन नहीं चाहता? मैं तो यह कह रहा हूं, ओपीएस हम सब चाहते हैं, हर कर्मचारी चाहता है। अगर दे दिया जाता है तो कौन मना कर रहा है? तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब बात मैंने तीनों बदलाव की कर दी, इन सारे बदलावों की मैंने चर्चा कर दी है, तो उसके बाद बच गया विड्रॉवल। ये बहुत बड़ा इशू है। विड्रॉवल जो है वो भी होना चाहिए कि विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं, कितने अमाउंट का विड्रॉवल, अपनी ही इन्वेस्टेड राशि का कितना % विड्रॉवल कर सकते हैं, और उसका इफेक्ट क्या आएगा हमारे पेंशन पे। पॉइंट है, क्योंकि वो फॉरगो करने के लिए कह रहे हैं हमारी पूरी राशि को, तो विड्रॉवल का क्या इफेक्ट आएगा, इसलिए हमें विड्रॉवल के भी ऑप्शन, हमारे इन्वेस्टेड पैसे में से विड्रॉवल का ऑप्शन हमें रहना चाहिए। तो शायद उनको ये डर है कि जितने भी लोग पूरी की पूरी राशि विड्रॉ कर लेंगे, पेंशन तो मिल ही रहा है, तो उनके भी नियम उन्हें क्लियर करने पड़ेंगे विड्रॉवल के, क्योंकि एनपीएस में विड्रॉवल का ऑप्शन बाद में इंक्लूड कर दिया गया था। इसके बाद एक और चीज है कि पे रिवीजन जब आता है, तो पे रिवीजन आने के समय पेंशन को भी एडजस्ट किया जाता है, पेंशन का भी स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, वो भी इंक्लूड करने की जरूरत है। और जब कोई कर्मचारी, हालांकि एक देखा जाए तो कोई कर्मचारी आजकल 75-80 जिंदा नहीं रहता है, बट ऐसी बात क्यों माना जाए? जीवन प्रत्याशा रेट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये मान के चलना है। तो 80 पहुंचने पर उसका पेंशन का क्या रहेगा रेट, 85 के बाद पेंशन का क्या रेट रहेगा, 90 के बाद क्या रेट रहेगा, 95 के बाद क्या रहेगा, ये भी देखने की जरूरत है। अब आते हैं एक और बात पे, तो वहां पे पेंशन के चेंजेस भी होने चाहिए। अब कंफ्यूजन एक और क्रिएट किया जा रहा है कि अरे महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, महंगाई राहत दिया जा रहा है, डीए नहीं दिया जा रहा है, डियरनेस रिलीफ। तो सर,
पेंशन के साथ पेंशनर्स को हमेशा महंगाई राहत ही कहलाती है। वो अमाउंट का वेरिएशन वही रहता है, ग्रोथ वही रहता है 4 या 3% का। वो महंगाई राहत नाम आता है, महंगाई भत्ता में नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ में नहीं आता है। तो ये जो मैंने कहा, ये बदलाव की आवश्यकता। अब आते हैं इस पॉइंट पे, क्या हमें यूपीएस के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और यूपीएस के साथ जाना नहीं जाना चाहिए। आप पूरी वीडियो देखिए, समझ जाइएगा इन चीजों से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में एक कर्मचारी रिटायर हुए 13 साल के परमानेंट जॉब के बाद। जब वो रिटायर करते हैं तो उन्हें 1700 एनपीएस में पेंशन आ रहा था, लेकिन जब सुखू सरकार आई तो उन्होंने ओपीएस लागू किया, 36,780 या कुछ अमाउंट उनको पेंशन में आई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 13 साल के जॉब के बाद वो नहीं है इसमें, क्या कहते हैं, ओपीएस में, एनपीएस में नहीं, उन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया होता, तब क्या पेंशन आता? मिनिमम 10,000 तो था ही, प्रोपोर्शनेट में हम पकड़ते हैं 13,000 रुपए उनको पेंशन मिलता। 13,000 पेंशन प्लस डीआर, महंगाई राहत। तो 13,000 के साथ महंगाई राहत अगर पकड़ा जाए तो उन्हें 7 से 8,000 9,000 वो भी मिलता। तो 19,000 से 20,000 तो उनका इस स्थिति में भी बन रहा था। ये ग्रीड ओपीएस से कम बन रहा है, लेकिन एनपीएस से बहुत ज्यादा 20,000 का अमाउंट बन रहा है। तो ये ऐसे कई केसेस हैं जो स्टेट लेवल पे एडॉक बेसिस पे करते करते बहुत बाद में जाके परमानेंट होते हैं। उनके लिए आइदर ओपीएस बढ़िया है या यूपीएस। और आप कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए जमा होंगे, 2 करोड़ रुपए जमा होंगे, उस राशि का क्या? तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जमा होते हैं 20-25 साल बाद, तो क्या एफडी का इंटरेस्ट रेट, पेंशन का इंटरेस्ट रेट या बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट आपको सेम रहेंगे? तो आप एक बार गूगल करिए, विकसित देशों में दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट के संबंध में सेम नहीं होता है। जैसे जैसे देश ग्रो करता है, विकास करता नहीं था। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई ऑप्शन में देखा जाए ना, तो ऑप्शन के रूप में बस एक ही चीज निकल के आती है, either UPS or else you have to go with the OPS. OPS और UPS, you have only 2 options. NPS ऑप्शन नहीं है, अभी भी कह रहा हूं मैं, पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक यही कहूंगा, NPS is not a good option। अगर हमें OPS जब तक नहीं दिया जा रहा है, आपको UPS के साथ जाना है, और UPS में होने वाले बदलाव निश्चित रूप से आएंगे। और एक चीज, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं UPS बुरा है, दैट इज अ गुड थिंग, एक्सेप्ट करिए, बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। यूपीएस का विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर विरोध होगा तो उसमें बदलाव आएंगे, विरोध होगा तो चेंजेस आएंगे। और यूपीएस का विरोध होने पे ही ना चेंज आएगा। जब कुछ कुनबा विरोध करता है, कुछ कुनबा सपोर्ट करता है, तो एक बीच का रास्ता निकल के आता है। अगर विरोध ही नहीं होगा, खराब ही नहीं कहा जाएगा, तो फिर बदलाव कैसे आएंगे? तो इसलिए अगर आप मुझे कमेंट में कुछ खराब या अच्छा कह रहे हो तो मैं बुरा नहीं फील कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं तो छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं। बड़े लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, वहां तक विरोध पहुंचता है तो बदलाव आएंगे, सबको फायदा होगा। विरोध करिए, जरूर करिए, निश्चित रूप से संरचनात्मक क्रिएटिव विरोध करिए, और ये ऑलवेज एक्सेप्टेबल है। और इसमें जो भी अपडेट आता है आने वाले समय में, उस अपडेट के साथ मैं निश्चित रूप से मैं यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस पे कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑनेस्टली बनाता रहूंगा। और मेरा कोई भी सैंक्शनड प्रोपेगेंडा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। जो जेन्युइन है ये है। आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क जो कहना चाहे कह सकते हैं, मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से बेधड़क आपको जवाब देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।